हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, यानी रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अपने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर जो लोको पायलट की जो वैकेंसी निकली है उसमें 20 नंबर की दोस्तों साइंस आने वाली है। ठीक है, और उसमें ये जो टॉपिक है उससे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों अपना एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाले हैं, एमटीएस के जो एग्जाम है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के जो एग्जाम है, उनमें भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, यानी जो रेडियो सक्रियता होती है, वो होती क्या है दरअसल में। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता हम किसे कहते हैं कि जो रेडियो सक्रियता है वो अस्थायी नाभिकों का एक गुण होता है दोस्तों, जिस कारण क्या होता है, ये जो नाभिक है वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अदृश्य विकिरण का उत्सर्जन कर। ठीक है, अदृश्य विकिरण क्या होते हैं दोस्तों, जो अपने अल्फा, बीटा और जो गामा है, इनको हम क्या बोलेंगे, अदृश्य विकिरण। ठीक है, इनका उत्सर्जन कर अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं, और तत्वों के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता बोला जाता है। ठीक है, यानी कुछ तत्व जो क्या है, अस्थायी होते हैं। ठीक है, जो अस्थायी तत्व है दोस्तों वो क्या है, अपनी ऊर्जा का ह्रास करने के लिए इन अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, और जो तत्व अल्फा, बीटा और गामा, इन तत्वों को जो उत्सर्जन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव पदार्थ इनको बोला जाता है। ठीक है, और जो ये अस्थायित्व है, ठीक है, कोई भी नाभिक है उसके अस्थायी होने के पीछे कारण क्या है, तो उसमें ये कारण क्या होता है कि कोई भी तत्व है जिसमें प्रोटॉन है ना, उनकी संख्या जब ज्यादा होती है, ठीक है, जो प्रोटॉन है उसकी संख्या जब ज्यादा होती है तो तत्व क्या है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, तत्व के अंदर उसमें जो प्रतिकर्षण बल है, ठीक है, यानी एक तो होता है अपना अट्रैक्शन, खिंचाव होता है, एक होता है रिपल्सन, रिपल्सन जिसको हम प्रतिकर्षण बोलते हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण जो बल है वो ऑटोमेटिक उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण ये तत्व है वो क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, और अस्थायी तत्व होंगे ना, हम किनको मानेंगे अस्थायी तत्व, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या है ना, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या 83 से ज्यादा, ठीक है, या तो उसमें 83 है या 83 से ज्यादा जिसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, उनको हम क्या मानते हैं दोस्तों, उनको हम अस्थायी तत्व मानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अस्थायी तत्व होंगे उनमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या है वो ज्यादा हो जाती है, जिस कारण उसमें प्रतिकर्षण जो बल है वो उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, और यही उसका अस्थायित्व का कारण होता है। और ये अस्थायी तत्व है वो अपना स्थायित्व प्राप्त कैसे करते हैं, तो वो जो ये विकिरण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इन विकिरणों का उत्सर्जन करके अपना स्थायित्व है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे, और वे तत्व जो अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो रेडियो सक्रियता है यानी रेडियो एक्टिविटी है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो जो रेडियो एक्टिविटी है दोस्तों इसकी खोज करता है वो कौन है, वो है बेकुरल। ठीक है, कौन है दोस्तों, बेकुरल, या इसको बैकवेरल भी बोला जाता है। इन्होंने दोस्तों 1896 में, ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1896 में, ये है हेनरी बेकुरल, इन्होंने 1896 में दोस्तों रेडियो जो सक्रियता है इसकी खोज है वो की थी। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेनरी बेकुरल है वो किस देश के निवासी थे या किस देश के दोस्तों वैज्ञानिक थे, तो वो किस देश के थे दोस्तों, फ्रांस के, वो फ्रांस देश के दोस्तों वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों, इन्होंने जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज की थी, तो इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो कब मिला है, तो इन्हें 1903 में, ठीक है दोस्तों, 1903 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा है दोस्तों कि जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता है, ठीक है सॉरी, जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता है दोस्तों, इसके खोजकर्ता कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके दोस्तों जो खोजकर्ता है वो कौन है, ये तो ये है आई क्यूरी, और इनके दोस्तों जो हस्बैंड है वो कौन है, एफ जूलियट।
ठीक है, ये कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोज करता है। तो ये आप लिख सकते हो, एक तो है दोस्तों कौन, आई क्यूरी, ठीक है, और इनके हस्बैंड दोस्तों कौन है, एफ जूलियट, एफ जूलियट, ठीक है। ये इसकी दोस्तों किसके खोज करता है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के दोस्तों ये खोज करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जब आपसे पूछा जाए तो इसका एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, बैकुरल है। क्या है दोस्तों, बैकुरल, इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। और सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सीधी जैसे रेडियो सक्रियता है या रेडियो धर्मी की जो यूनिट है वो क्या होती है, तो तब आपको क्या आंसर देना पड़ेगा दोस्तों, क्यूरी, ठीक है। और एसआई मात्रक पूछे तो आपसे क्या करना पड़ेगा, आपको बैकुरल आंसर है वो टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना की जो रेडियो सक्रियता जो शब्द है दोस्तों, ठीक है, यानी रेडियो एक्टिविटी जो शब्द है, वर्ड है, वो सबसे पहले किसने दिया था, तो वो किसने दिया था दोस्तों, मैरी क्यूरी ने, मैरी क्यूरी दोस्तों। इसको है ना मैडम क्यूरी भी लिखा हुआ मिलता है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैडम क्यूरी, ठीक है, दोनों एक ही है। रेडियो सक्रियता जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी ने ये शब्द है वो दिया था, ठीक है। इन्होंने है ना दोस्तों अपने जो हस्बैंड है, अपने जो पति है, इनका नाम क्या है, पीरे क्यूरी, पीरे क्यूरी, ठीक है। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में, यानी मैडम क्यूरी ने पीरे क्यूरी, पीरे क्यूरी के साथ में मिलकर क्या किया था दोस्तों, जो पीरे क्यूरी है ना, इनके साथ मिलकर यूरेनियम का एक ऐशक होता है, किसका ऐशक दोस्तों, यूरेनियम का ऐशक, यूरेनियम का ऐशक क्या होता है दोस्तों, पिंच ब्लेंड, क्या होता है दोस्तों, पिंच ब्लेंड, ठीक है। यूरेनियम का एक ऐशक होता है क्या, पिंच ब्लेंड, ठीक है। पिंच ब्लेंड पे इन्होंने खोज की थी दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने दो तत्व खोजे थे, कौन से तत्व खोजे थे दोस्तों, तो क्या कौन से खोजे थे, एक तो खोजा था रेडियम और दूसरा खोजा था दोस्तों कौन सा, पोलोनियम, ठीक है। रेडियम और पोलोनियम है, इन दो तत्वों की दोस्तों खोज की थी, और खोज की किसने है दोस्तों, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी, और जिसके लिए इन्हें 1911 में, कब दोस्तों, 1911 में दोस्तों इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है। आगे समझ में। दूसरा दोस्तों जो ये मैडम क्यूरी है ना, इनकी मौत का कारण भी है ना, वो कौन सा तत्व बना था, तो वो रेडियम जो तत्व है इसकी अधिकता के कारण, ठीक है, इनकी जो मौत है, मैडम क्यूरी है, इनकी दोस्तों मौत हो गई थी, ठीक है। और ये दोस्तों मैडम क्यूरी है ना, इनके बारे में एक तथ्य ये भी है कि ये एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी इनको केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों और फिजिक्स दोनों अलग अलग क्षेत्रों में इनको नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेडियो सक्रियता का मापक उपकरण क्या होता है, या उसका जो नाम है वो क्या है, ठीक है दोस्तों। ये है वो मापक उपकरण, यानी रेडियो सक्रियता है उसका मापक उपकरण होता है, उसका क्या नाम होता है दोस्तों, तो क्या नाम होता है, गिगर मुल्लर काउंटर, गिगर मुल्लर काउंटर दोस्तों। जो रेडियो सक्रियता होती है दोस्तों, उसका जो मापक उपकरण होता है उसका क्या नाम होता है दोस्तों, गिगर मुल्लर काउंटर, ठीक है। ये इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, जिससे जो रेडियो एक्टिविटी है वो मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कि अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो क्या होता है, वो पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि वह समय जिसके पश्चात किसी रेडियो सक्रिय तत्व में परमाणुओं की संख्या आधी रह जाए, ठीक है। एक निश्चित समय जिसके टाइम क्या हो जाए दोस्तों, परमाणु है उनकी संख्या है वो आधी रह जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे अर्ध आयु काल है वो कहा जाता है, यानी हाफ लाइफ पीरियड उसको कहते हैं, ठीक है।
एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसे किसके द्वारा हम है वो प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, यानी हाफ लाइफ पीरियड है, इसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों, टी हाफ के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है इसे, टी हाफ के द्वारा दोस्तों इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। और टी हाफ है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो क्या होती है दोस्तों 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होता है दोस्तों, डिके कांस्टेंट, क्या होता है दोस्तों, डिके कांस्टेंट होता है, या इसको बोला जाता है क्षय नियंत्रणांक, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, क्षय नियंत्रणांक जिसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना कि रेडियो सक्रिय तत्वों में निकलने वाले अल्फा, बीटा और गामा में संबंध, ठीक है, ये बहुत बार आता है, ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले जो प्रकृति है यानी नेचर है उसके बारे में पूछा गया है कि जो अल्फा किरणें हैं या अल्फा जो कण है उसकी नेचर है वो कैसी होती है, तो कैसी होती है दोस्तों, वो होती है द्विधनावेशित, द्विधनावेशित दोस्तों, ठीक है, द्विधनावेशित होती है, यानी डबल पॉजिटिव निशान मिलेंगे दोस्तों आपको, सिंबल मिलेंगे, ठीक है, यानी डबल पॉजिटिव, जैसे हीलियम होता है ना, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, हीलियम, ठीक है। इस प्रकार की दोस्तों इसकी क्या होती है, नेचर होती है, यानी प्रकृति होती है, ठीक है। और बीटा की आपसे दोस्तों पूछा जाए कि बीटा है उसकी नेचर कैसी होती है, तो इसकी होती है दोस्तों तीव्र गतिशील, कैसी होती है दोस्तों, तीव्र गतिशील होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जैसी, कैसी होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के जैसी होती है, ठीक है। और जो गामा है दोस्तों, गामा जो किरण है उसकी नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो कैसी होती है, तो कैसी होती है दोस्तों, फोटोन जैसी, ठीक है, कैसी होती है, फोटोन जैसी, ठीक है। फोटोन जैसी कैसे होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है ना उस जैसी नेचर होती है, किसकी होती है दोस्तों, गामा जो किरणें होती है उनकी होती है। फोटोन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि फोटोन क्या होते हैं, फोटोन के बारे में पूछा जा सकता है, तो फोटोन क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं ऊर्जा के बंडल, ठीक है, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी जैसे सूर्य है, सूर्य से हमें क्या मिल रही है दोस्तों, ऊर्जा मिल रही है ना, ठीक है। तो जो ऊर्जा है, जैसे सूर्य ने अपनी ऊर्जा उत्पन्न की, वो ऊर्जा हम तक है वो किस फॉर्म में पहुंच रही है, तो वो किस फॉर्म में पहुंच रही है दोस्तों, फोटोन की फॉर्म में हमारे तक है वो पहुंच रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गामा जो किरणें होंगी उनकी जो नेचर होती है यानी प्रकृति होती है, तो वो किस जैसी होती है, वो फोटोन जैसी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इसका आवेश कैसा होता है, यानी चार्ज आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि उस पे जो चार्ज है वो किस प्रकार का होगा, यानी जैसे हम अल्फा कण की अगर हम बात करते हैं कि अल्फा पे चार्ज है वो किस प्रकार का होता है, तो कैसा होता है, ये होता है दोस्तों पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। और अगर बीटा की बात करें तो इस पे कैसा चार्ज होता है, तो इस पे चार्ज होता है दोस्तों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बात करें दोस्तों गामा किरणों की, तो गामा किरणों पे कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी दोस्तों ये न्यूट्रल होती है, यानी इनको हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, उदासीन, इनको हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, उदासीन। ये है ना दोस्तों, इसका भी एक प्रयोग करके देखा गया था, कैसे दोस्तों, जैसे ये एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र लिया गया था, ठीक है, ये क्या लिया गया था दोस्तों, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसपे ऊपर की तरफ दोस्तों किस प्रकार का चार्ज रखा गया था, नेगेटिव चार्ज, यहां पे किस प्रकार का चार्ज रखा गया दोस्तों, नेगेटिव चार्ज, और जैसे नीचे की तरफ है ना यहां पे रखा गया था दोस्तों किस प्रकार का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा गया था, ठीक है। इसी के अंदर से अल्फा, बीटा और गामा है इनको गुजारा गया यहां से इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां से इसके अंदर से गुजारा गया, तब क्या हुआ कि जो अल्फा किरणें हैं वो ऊपर की तरफ चली गई, कौन सी किरणें दोस्तों, अल्फा किरणें हैं वो ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। और जो गामा किरणें हैं वो सीधा डायरेक्ट निकल गई दोस्तों, कौन सी किरणें, गामा किरणें हैं वो सीधा निकल गई। और उसके बाद में दोस्तों अपना आता है कौन सा, कि जो बीटा किरणें हैं, बीटा किरणें है ना दोस्तों, जब इसके अंदर से गुजारा गया था ना तो वो नीचे की तरफ चली गई थी, ठीक है, कौन सी किरणें दोस्तों, बीटा किरणें। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जैसे अपोजिट चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
ठीक है, कैसे? अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो उसके साथ में जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक दूसरे के प्रति ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षण का कारण बनेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और जैसे हम सिमिलर चार्ज ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों? रिपल्सन करेंगे, यानी प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पता चला था। ठीक है, जैसे ये जो यहाँ पे चार्ज कौन सा है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज है, तो अल्फा है ना, अल्फा इसकी तरफ झुकी है। किसकी तरफ झुकी है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज की तरफ झुकी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अल्फा कण है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज का होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का है तभी तो इसकी तरफ झुका है, यानी इन दोनों की अट्रैक्शन हुआ है। अगर ये नेगेटिव चार्ज का होता तो ये रिपल्सन होता। ठीक है, ये इसकी से क्या है? नीचे की तरफ इसका झुकाव होता। जैसे ये है बीटा जो कण है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी तरफ इसका क्या हुआ है? अट्रैक्शन हुआ है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि इस पे क्या कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखोगे आप, और मैं बताता हूं आपको भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जैसे वेग के बारे में, कि जो वेग है वो किस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो जो हमारा अल्फा कण है, अल्फा कण का वेग कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, इसका वेग रहेगा। ठीक है, और जो अपना बीटा कण होता है, बीटा कण का जो वेग रहेगा वो कितना होता है? 99% ऑफ फोटोन। ठीक है, यानी फोटोन जितना इसका वेग रहता है। ठीक है, और जो गामा किरणें हैं, गामा किरणें है ना, उसका अगर आपसे वेग पूछा जाए तो कैसा होता है? लाइट के इक्वल होता है, यानी प्रकाश के बराबर। किसके बराबर होता है दोस्तों? प्रकाश के बराबर होता है, यानी लाइट के बराबर होता है। और लाइट है उसका वेग है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 3 × 10, उसकी पावर कितनी होगी दोस्तों? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड ये होता है दोस्तों। ये किसकी चाल है? ये प्रकाश की चाल है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गामा किरणें हैं उसका वेग है वो कैसा होगा? तो कैसा होता है दोस्तों? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल भी आपको ये नोट कर लेना, इस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उसमें आयनन क्षमता के बारे में। ठीक है, तो आयनन क्षमता है, जो अल्फा कण है ना उसकी आयनन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है इन तीनों में से। इन तीनों में से सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी होती है दोस्तों? अल्फा कण की होती है। ठीक है, किसकी होती है? अल्फा कण की जो आयनन क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। और ये जो बीटा कण है ना, इसकी जो आयनन क्षमता अगर आपसे पूछा जाए तो जो ये अल्फा कण है ना इससे क्या होगी? 100 गुना कम होगी। क्या होगी दोस्तों? अल्फा से 100 गुना कम होगी आयनन क्षमता। किसकी होगी दोस्तों? बीटा कण की। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो गामा किरणें हैं इनकी आयनन क्षमता कैसी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? जो बीटा कण है ना, ये जो बीटा कण है इससे भी 100 गुना कम होगी, यानी न के बराबर, एक तरीके से मान सकते हो आप, नगण्य। ठीक है, यानी न के बराबर इसकी आयनन क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कि भेदन क्षमता, पेंट्रेशन जो पावर होती है दोस्तों, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है। और सबसे ज्यादा तो इसी में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है दोस्तों? तो किसकी होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि अल्फा कण है, अल्फा कण की भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है दोस्तों। क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, और बीटा कण है इसकी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो कैसी होती है? अल्फा से 100 गुना ज्यादा। ठीक है, यानी इसकी जो भेदन क्षमता है सबसे कम है, तो इससे 100 गुना ज्यादा होगी किसकी? बीटा कण की। और इससे भी 100 गुना ज्यादा, यानी सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। सर्वाधिक भेदन क्षमता अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी होती है दोस्तों? तो वो होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट आता है अपना उत्सर्जन तत्व। ठीक है कि जब कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी तत्व होगा जहां पे
अल्फा कण जिस प्रकार जिसका उत्सर्जन हो रहा है तो उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो प्रभाव के बारे में पूछा गया है कि जब कोई भी तत्व है या कोई भी कण है जैसे अल्फा बीटा गामा, इनका जब भी उत्सर्जन होगा तो तत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं। जब अल्फा कण है ना, इसका जब उत्सर्जन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक है ना वो तो 2 बढ़ जाएगा, 2, और जो द्रव्यमान संख्या है उसमें क्या है दोस्तों, सॉरी जो परमाणु क्रमांक है ना उसमें तो 2 की कमी आएगी, और जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कितनी कमी आएगी, 4 की। ठीक है, तो इसमें लिख लेना आप, क्या लिखोगे दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक है ना, ठीक है, परमाणु क्रमांक में तो दोस्तों 2 की कमी आएगी, और जो परमाणु संख्या है, ठीक है, क्या दोस्तों, जो परमाणु संख्या है उसमें दोस्तों कितनी कमी आएगी, 4 की कमी आएगी। ठीक है, और परमाणु संख्या दोस्तों यानी मास जो नंबर होते हैं वो कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, परमाणु जो क्रमांक होता है या जो परमाणु संख्या है उसके इक्वल होता है। ठीक है, आगे समझे, मास नंबर के इक्वल होगा क्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ गया दोस्तों अपना नेक्स्ट बीटा कण। बीटा कण में क्या होता है, यानी जब एक बीटा कण उत्सर्जन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा तत्व पे, तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जब एक बीटा कण उत्सर्जित होगा तब है ना परमाणु क्रमांक में क्या होगी दोस्तों, 1 की वृद्धि होगी। इसमें तो क्या हो रही दोस्तों, कमी हो रही है। ठीक है, इसमें परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु संख्या में 4 की कमी हो रही है। तो जो बीटा कण जब उत्सर्जित होगा ना तब क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि हो रही है दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें 1 की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, यानी बढ़ेगा। ठीक है, और दोस्तों जो परमाणु जो संख्या है वो क्या रहेगी, जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यहां पे दोस्तों आप क्या कर लोगे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यानी मास नंबर। ठीक है, ये ऊपर वाला था अपना परमाणु क्रमांक, ये आपको ध्यान में रखनी है। यानी इसमें परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की और द्रव्यमान संख्या उसमें 4 की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा उसमें 1 की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, और जो द्रव्यमान जो संख्या है उस वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या है दोस्तों वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित। ठीक है, वो क्या रहेगी दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, और आगे आपसे पूछा जा सकता है जब गामा किरणें होंगी, ठीक है, जब गामा किरणें होगी दोस्तों, जब गामा किरणों का उत्सर्जन होगा तब क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब गामा किरणें उत्सर्जित होगी तब जो परमाणु क्रमांक है और जो द्रव्यमान संख्या है दोनों ही क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, यानी दोनों ही है वो, उनमें नो चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यानी जब गामा किरणों का उत्सर्जन होगा तब जो पदार्थ होगा उसके परमाणु क्रमांक में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही द्रव्यमान जो संख्या होगी उस पर भी कोई इफेक्ट आएगा, यानी दोनों के दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, अपरिवर्तित रहेंगे। ये यहाँ पे दिखाया हुआ भी है दोस्तों, क्या दिखाया हुआ है कि जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा कण है उसकी भेदन क्षमता के बारे में दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, इसकी देखो बिल्कुल कम है, बीटा है उसकी अल्फा से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, और गामा है उसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी गामा किरणें है ना ये इस्पात तक को भी भेद सकती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। ठीक है, इसको ना आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो दोस्तों, जैसे पोलोनियम होता है, जैसे रेडियम मान लो आप दोस्तों। ठीक है, जो रेडियम होता है, ठीक है, रेडियम है ना उसका परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है दोस्तों, 88 होता है, 88 होता है। ठीक है, और जो मास नंबर है यानी द्रव्यमान संख्या है दोस्तों वो कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 226 कितनी होती है दोस्तों, 226 होती है। तो जब है ना इसमें से मान लो रेडियम है, इसमें से अल्फा कण है उसका उत्सर्जन हुआ, ठीक है, तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो क्या इफेक्ट आया दोस्तों, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु क्रमांक में क्या हुई है, 2 की कमी। तो ये चीज क्या है, तो ये है अपना परमाणु क्रमांक। तो इसमें आगे इफेक्ट क्या आएगा दोस्तों, तो रेडियम है उसमें क्या हुआ, 2 की कमी हुई है परमाणु क्रमांक में,
ठीक है, किसकी हुई है, 2 की कमी परमाणु क्रमांक में, तो कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। और जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कितनी कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है, तो यानी ये है 226, इसमें से 4 हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा अपना, ठीक है, 222 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चेंज होगा। अब जैसे यही तत्व आप मान लो बीटा कण, अगर इसमें से उत्सर्जन हुआ है, किसका उत्सर्जन हुआ है दोस्तों, बीटा कण का, तो बीटा कण में क्या हुआ है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक कौन सा अपना, ये है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, जो अपना रेडियम है इसमें 1 की वृद्धि हुई है, यानी 1 प्लस हो जाएगा, इसमें 89 आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा गया इसमें, और क्या है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या है वो अपरिवर्तित है, तो द्रव्यमान संख्या एज इट इज आ जाएगी, यानी 226 की 226 आ जाएगी। अब तो आ गया होगा ना समझ में, ठीक है। और जैसे जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों में नो परिवर्तन, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा यहां पे आ जाएगा, ठीक है, कि उसमें है कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे इसमें हमने वृद्धि की है तो यहाँ पे ना ही तो वृद्धि करनी है, ना ही क्या है इसमें कोई भी कटौती करनी है आपको, ना ही कोई कमी करनी है, तो ये आपको समझना है, ठीक है, ये चीजें आ जाएगी आपको समझने। और इसमें दोस्तों कई क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कुछ रेडियो समस्थानिक होते हैं, यानी रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना, ये इफेक्ट है, फैक्ट है दोस्तों, क्या रेडियो आइसोटोप, या जिनको क्या बोला जाता है दोस्तों, रेडियो समस्थानिक, कुछ रेडियो समस्थानिक होते हैं, उनके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। जैसे दोस्तों एक होता है कोबाल्ट 60, यानी जिसको C60 बोला जाता है दोस्तों। C60 का जो प्रयोग है वो कहां पे किया जाता है, तो कहां पे किया जाता है दोस्तों, कैंसर के उपचार में। कहां पे किया जाता है दोस्तों, कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। और कैंसर किस टाइप का दोस्तों, जो ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार में इसका प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। और जो कोबाल्ट 60 है ना दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा क्या उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों, तो ये सबसे ज्यादा गामा किरणें है ना वो उत्सर्जित करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट 60 है वो सबसे ज्यादा क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों, तो क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणें है वो उत्सर्जित करता है, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसमें क्या ध्यान में रखोगे, एक यूरेनियम के बारे में आता है कि यूरेनियम है उसका प्रयोग भी हम क्या कहां पे करते हैं, तो जैसे पृथ्वी है उसकी आयु का पता लगाने के लिए कई जगह आता है, जैसे कार्बन डेंटिंग के बारे में आता है, ठीक है, जैसे C14 नहीं आता है क्या, ठीक है, C14 के बारे में पूछा जाता है। जैसे कोई हमारे जैसे पुराने जीवाश्म है, कोई हमें पुराना अवशेष मिला है, ठीक है, जैसे पुराने जैसे डायनासोर वगैरह है उनकी जैसे कोई हड्डी मिल गई मान लो, तो हम पता लगाते हैं कि वो कितने साल पहले यहाँ पे पृथ्वी पे जीवित थे, तो ठीक है, तो उसका जो पता लगाते हैं वो किस विधि से लगाते हैं दोस्तों, तो किस विधि से लगाया जाता है, कार्बन डेंटिंग या C14 जो विधि है उसके द्वारा हमें पता लगाते हैं, ठीक है। एक चीज आप ये ध्यान में रखोगे। एक है ना दोस्तों वैसे भी आता है, जैसे पेड़ों के बारे में आता है, यानी जो वृक्ष हैं उनकी आयु का पता हम कैसे लगाते हैं, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। तो जो वृक्ष है ना उनकी आयु का पता हम कैसे लगाते हैं दोस्तों, तो जो जाइलम वल्य होते हैं ना, ठीक है, कैसे लगाते हैं, जो जाइलम वल्य होंगी उनको गिनकर है हम वो वृक्ष की आयु का क्या कर सकते हैं दोस्तों, पता लगा सकते हैं। जैसे हमने कोई पेड़ काटा है दोस्तों, तो कटे हुए पेड़ में है ना हमें इस प्रकार की संरचना नहीं दिखाई देती है क्या, ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये जो कटे इनको वल्य बोलेंगे। तो ये होते किसके अंदर है, जाइलम के अंदर होते हैं। इन जाइलम वल्यों को गिनकर दोस्तों हम किसका पता लगा सकते हैं, वृक्ष है जो पेड़ है उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। और इस विधि को दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इस विधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इतना आ गया समझ में। और दोस्तों इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि जो अपना रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, रक्त प्रवाह को मापने के लिए कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जो रक्त प्रवाह है उसको मापने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, सोडियम 24 का, ठीक है, किसका किया जाता है, सोडियम 24 का दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें दोस्तों, जो अपना ब्लड होगा उसका प्रवाह मापने के लिए, ठीक है। और बायोलॉजी की अगर लैंग्वेज में हम देखें, ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर हम रक्त के बारे में देखेंगे तो रक्त से कई क्वेश्चन बनते हैं। कैसे दोस्तों, जो रक्त है, ठीक है, सबसे पहले तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो पीएच मान है दोस्तों वो कितना होता है, ठीक है, पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4, कितना होता है दोस्तों, 7.4।
ठीक है। और दोस्तों जो ब्लड है, रक्त है, उसमें किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू, या जिसको संयोजी ऊतक है वो बोला जाता है। ठीक है, कौन सा मिलेगा दोस्तों? संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या मिलेगा? संयोजी ऊतक है, इसमें वो पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या ध्यान में रखोगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे मापने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? सोडियम 24 का प्रयोग किया है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस मीटर है उसके द्वारा जो ब्लड प्रेशर है मापते हैं, किसके द्वारा मापा जाता है, किस यंत्र से मापते हैं, तो किससे मापा जाता है दोस्तों? स्फिगेनो मैनोमीटर। स्फिगेनो मैनोमीटर दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा जो ब्लड प्रेशर है यानी जो रक्त प्रवाह है उसको मापा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। दूसरा दोस्तों जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे रक्त जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, यानी ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? विलियम हार्वी, जिन्होंने दोस्तों 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, जैसे रक्त समूह यानी जो ब्लड ग्रुप है, इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन थे दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1901 का जो सेशन था दोस्तों, उस दौरान है ना, उन्होंने ब्लड समूह है, ठीक है, यानी रक्त समूह या ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में सबसे पहले हमको है वो बताया गया था। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो रेडियो एक्टिव है, जो अपना जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी 8-10 जो क्वेश्चन बनते हैं अपने, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जो रेडियो सक्रियता है यानी रेडियो एक्टिविटी है, इसकी खोज है वो किसने की थी? तो किसने की है दोस्तों? हेनरी बेकरेल ने की थी। ठीक है, यानी इसका जो अपना सी ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अभी बता देता हूं, मैंने अभी बताया भी था कि इसकी खोज है वो कब की गई थी? 1896 में खोज की थी। ठीक है, हेनरी बेकरेल है, ये फ्रांस के दोस्तों वैज्ञानिक थे, और इन्हें 1903 के अंदर दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आप नोट कर लेना साथ में। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ठीक है, तो इसमें भाग क्या लेता है दोस्तों? तो इसमें भाग लेता है परमाणु का नाभिक। ठीक है, यानी जो परमाणु का जो नाभिक होगा दोस्तों परमाणु का जो नाभिक होगा, उसी में से दोस्तों क्या निकलेगी? अल्फा, बीटा, गामा जो कण है वो किसके अंदर से निकलते हैं? परमाणु के नाभिक में। यानी इसमें भाग लेने वाला जो होगा वो क्या होगा? परमाणु का नाभिक होगा। ठीक है, यानी इसका हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आया कि रेडियोधर्मी की यूनिट क्या है? ठीक है, तो रेडियोधर्मी की यूनिट इसमें से क्या है दोस्तों? वो है क्यूरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अपना रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों? तो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो किसका करते हैं दोस्तों? अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण है, इनका क्या करते हैं दोस्तों? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और ये होता कहां पे है? तो ये कहां पे होता है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था परमाणु के नाभिक में। परमाणु की दोस्तों इसमें होता है नाभिक में होता है। ठीक है, और चार्ज आपको पता ही है कि अल्फा होंगे, उस पे किस प्रकार का चार्ज होता है? पॉजिटिव होगा। इस पे कौन सा होगा दोस्तों? नेगेटिव होगा। और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि अल्फा किरणों पर उपस्थित होता है, तो ये अभी बताया है, तो अल्फा पे धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज है वो होगा। ठीक है, धन आवेश यानी अल्फा किरणों पे कैसा होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। और ऋण आवेश किस पे होता है दोस्तों? बीटा किरणों पे होता है। और उदासीन कौन सी होती है? अपनी गामा किरणें होती है। नेक्स्ट अपना निम्न में से किसमें ऋण आवेश होता है? ठीक है, तो ऋण आवेश किसमें होगा दोस्तों? तो पॉजिटिव किस पे है? अल्फा पे है। ठीक है, और बीटा पे किस प्रकार का चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऋण आवेश मतलब दोस्तों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अपना कि CO यानी दोस्तों कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है, क्योंकि ये उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट 60 है वो सबसे ज्यादा क्या उत्सर्जित करता है? तो क्या करता है दोस्तों? गामा किरण। ठीक है, यानी इसका हमारा जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों? ठीक है, तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होंगे उसमें कौन सा ऐसा चीज होगी जिसमें परिवर्तन नहीं होता? ठीक है, जब अल्फा है, ठीक है, यानी जब अल्फा है, अल्फा जब उत्सर्जित होता है,
तब इसमें क्या इफेक्ट होता है दोस्तों? तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उसमें जब परमाणु क्रमांक है उसमें तो क्या हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है, और द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 की कमी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और बीटा जब होगा, बीटा होगा तब क्या होगा, 1 की वृद्धि होगी, किसमें, परमाणु क्रमांक होगा, उस टाइम उसमें क्या हो जाएगी, 1 की क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जो परमाणु जो यानी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। और जो गामा उत्सर्जन है, ठीक है, तो गामा उत्सर्जन होगा उस दौरान क्या होगा, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गामा उत्सर्जन, ठीक है। यानी जो गामा उत्सर्जन होगा उस दौरान उसमें कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रक्त कैंसर यानी दोस्तों ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है दोस्तों। तो कैंसर का मैंने भी बताया था आपको, ठीक है, कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, ठीक है। और कैंसर है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी है वो कहलाता है, ठीक है। और उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण की भेदन क्षमता का घटता क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भेदन क्षमता है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा किरणों की होती है, ठीक है। तो घटता क्रम बताना है तो सबसे पहले हमें गामा किरण का ऑप्शन ढूंढना होगा। तो गामा किरण इन दोनों में है, ठीक है। तो गामा किरण की सबसे ज्यादा है और उससे कम दोस्तों किसकी हो जाएगी, बीटा की और फिर अल्फा की, यानी इसका हमारा जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से, तो एक बीटा कण होगा, ये मैंने अभी आपको बताया है कि एक बीटा कण का जब उत्सर्जन होता है, ठीक है, तो उसमें फिर आगे जो परमाणु जो तत्व होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो बीटा कण है उसके उत्सर्जन से क्या होता है दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक है उसमें क्या हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से ये दोनों तो डायरेक्ट ही कट रहे हैं अपने, ये आ गया, ये क्या है दोस्तों, कमी हो रही है, हमको क्या चाहिए, वृद्धि, ठीक है। तो यानी इसका हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी, और जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है। ये भी एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी रक्त प्रवाह है उसकी गति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सोडियम कौन सा दोस्तों, सोडियम 24, ठीक है, सोडियम 24 है, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, रक्त प्रवाह की गति के लिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह है सेशन अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस पे लाइक करना, और कोई भी आप अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अपने जो जरूरतमंद जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो है वो शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।